परम शून्य ताप, यहां तक बता दिए थे। अब तापमापी समझते हैं। तापमापी का पहला खोज किसे किया था? गैलीलियो ने किया था। लेकिन सफल तापमापी किसने बनाया था? बताइए, सफल तापमापी। वेरी गुड। हम लोग अमूमन ठोस, अब तापमापी समझते हैं। तापमापी का पहला खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। लेकिन सफल तापमापी किसने बनाया था? बताइए, सफल तापमापी। वेरी गुड, सेल्सियस ने। बताइए, व्यावसायिक तापमापी होता है सेल्सियस वाला, और डॉक्टर यूज करते हैं फॉरेनहाइट वाला। जो भी बताइए आंसर वही सही है। फॉरेनहाइट बताइए तो फॉरेनहाइट सही है, सेल्सियस बताएंगे तो सेल्सियस सही है। हम आपको पढ़ा दिए हैं, उसके बाद अगर आप गलत बताएंगे तो फिर आपकी गलती है। देखिए, तापमापी जो होता है वो टेम्परेचर को नापता है। ये तीन टाइप के होते हैं। या तो आप इसमें लिक्विड भर दीजिए, यानी द्रव, यानी क्या भर दीजिए? लिक्विड भर दीजिए। या आप इसमें क्या भर दीजिए? गैस भर दीजिए। गैस भर सकते हैं। और नहीं तो इसमें ठोस, ठोस थर्मामीटर, यानी यानी सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप का थर्मामीटर हो गया? तीन टाइप का। गैस ड्रॉ थर्मामीटर का यूज आप ज्यादा सुने होंगे। हम लोग अमूमन थर्मामीटर में पारा भरते हैं। अमूमन थर्मामीटर में क्या भरते हैं? पारा भरते हैं। तो इसमें हम लोग क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। पारा, पैरा नहीं, पारा, यानी एचजी यानी मरकरी को हम लोग भरते हैं। देखिए, पारा भरने के दो रीजन होते हैं। पहला कि जब जब आप टेम्परेचर को गर्म करिएगा, तापमान को बढ़ाइएगा, तो पारा ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ने लगता है। ये उसका मेन रीजन है। जबकि एग्जाम में आपको फंसाने के लिए देगा कि पारा इसलिए लिखेगा, तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पे लिखा जाएगा या दीवारों पे नहीं चिपकता है। ये बताओ भाई, अगर दीवार पे चिपकता है या नहीं चिपकता है, इससे तापमान को क्या मतलब है? हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं तापमापी का। तो तापमापी की सबसे पहली क्वालिटी होना चाहिए, जब भी टेम्परेचर में चेंजिंग हो, उसका जो थर्मामीटर में जो भरा हुआ पारा है वो गर्म होने पर फैले और ठंडा होने पर क्या हो जाए? सिकुड़ जाए। मेन रीजन तो ये ना होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि भाई दीवार पे नहीं चिपका है इसलिए तापमापी में भर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बताइए, पारा का क्यों भरा जाता है? याद रहेगा ना, पारा इसलिए भरा जाता है कि वो तापमान पाने पर क्या होता है? फैलता है, और तापमान घटाने पर क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ये उसका मेन रीजन है, ठीक है। तो पारा का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। तापमान पाने पर ये क्या हो जाता है? फैलता है, और तापमान घटाने पर क्या हो जाता है? यह सिकुड़ जाता है। इसकी एक अलग विशेषता है कि अपनी दीवारों पर नहीं चिपकता है, जिस वजह से आसानी से चढ़ जाता है। और ना चिपकने के पीछे भी हम बताए थे आपका नौचंद्रक कोण बता दिए थे, मेनिस्मस, और साथ ही असंजक बल बता दिए थे कि चिपकने के लिए किसकी जरूरत होती है? असंजक बल। पारे का घनत्व तो लोहे से भी ज्यादा होता है, इसलिए पारे के अंदर लोहे की कील नहीं गिरेगी। आपको बायोलॉजी में पढ़ाए थे कि पारे में अगर शरीर में पारा की मात्रा बढ़ जाएगी तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है भैया? पारा के कारण। मिनी माता रोग किसके कारण होगा? पारा के कारण होता है मिनी माता नामक रोग। ये भी बढ़ा दिए थे आप लोग को। पारा जो होता है चांदी की तरह दिखता है, इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। क्विक सिल्वर। पारा सबसे खराब क्रिया करता है अल्युमिनियम के साथ। अगर अल्युमिनियम के ऊपर पारा गिरा देंगे तो वो उसको 6-7 महीने में उसे छेद के नीचे उतर जाएगा। इतना ज्यादा अल्युमिनियम से रिएक्टिव होता है। अगर आप अल्युमिनियम का जैसे कोई प्लेट ले ले, कुछ कैसे समझाएं आप लोग? क्या समझा दे, किस चीज पे समझाए? जैसे देखिए, किसी ना किसी चीज पे समझा देते हैं। जैसे ये देखिए, ये अल्युमिनियम का, अगर हम इस पे पारा गिरा देंगे 2 बूंद, अगर 1 बूंद इस पे पारा गिरा दे तो वह 1 बूंद पारा सूखेगा ही नहीं। अल्युमिनियम पे पारा सूखता नहीं है, बल्कि धीरे 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 करते 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 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर वह 1 बूंद पारा इस अल्युमिनियम को छेद के नीचे से निकल जाएगा। यानी अल्युमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? पारा होता है। अल्युमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? पारा। पारा जो होता है इसे चांदी की तरह दिखने के कारण क्विक सिल्वर कहते हैं। इसलिए हवाई जहाज अल्युमिनियम का बना होता है, उसमें पारा ले जाना अलाउ नहीं होता है। तो पारा भरा जाता है तापमापी में। लेकिन इस पारे की खराबी क्या होती है? यह -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो इसलिए ठंडे प्रदेशों में आप पारा का यूज करिएगा तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर ठंड पड़ने वाला देश होगा, जैसे आपका कौन सा हो सकता है? रूस, यूक्रेन, ये सब की जगहों पे ठंड जरूरत से ज्यादा पड़ते हैं सब। तो जहां जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ेगा वहां पारा क्या हो जाएगा? आपका जम जाएगा। पारा क्या हो जाएगा? जम जाएगा। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जमेगा? 39 डिग्री सेल्सियस पे। अभी बताइए, जिससे नाप रहे थे वही जम गया, तो क्या ये नाप पाएगा? नहीं नाप पाएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? ठंडे प्रदेशों में पारे की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? तो ठंडे प्रदेशों में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्कोहल का प्रयोग किया जाएगा। अल्कोहल किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्कोहल का प्रयोग किया जाएगा। ये नहीं जमता है, ये -115 डिग्री सेल्सियस झेल ले जाता है। -115 डिग्री सेल्सियस झेल ले जाता है। तो याद रखिएगा, तापमापी जो होता है ये तापमान को नापने के काम में आता है। इस तापमापी के अंदर या तो द्रव भरा होगा, या तो गैस भरा होगा, या तो ठोस भरा होगा। द्रव तापमापी में अक्सर देखा जाता है कि पारा भरा होता है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में चूंकि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, अतः इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके जगह किसका प्रयोग करेंगे? अल्कोहल का। पानी का तो और प्रयोग नहीं करेंगे। कौन गधा पानी पर प्रयोग कर रहा है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा। पानी का प्रयोग कहां से करोगे बाबू? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। जब हाल है तो खूब होशियार है। तो -39 डिग्री पे पारा जमेगा, -15 डिग्री 115 डिग्री पर आपका क्या जम जाता है? -115 डिग्री पे आपका अल्कोहल जमेगा। सीधा क्वेश्चन क्या आएगा? ठंडे ठंडे प्रदेशों में तापमापी यानी थर्मामीटर में पारा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? तो अल्कोहल में। लेकिन भारत में ये ठंडा जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, सियाचिन वगैरह में, वहां पे भी पारा की जगह पे क्या होगा? अल्कोहल। दूसरा तापमापी होता है गैस तापमापी। ये गैस तापमापी जो होते हैं इसका प्रयोग भी होता है। ये बहुत ज्यादा मतलब -200 डिग्री सेल्सियस मतलब तक ये नाप सकते हैं। अमूमन प्रयोग में गैस तापमापी बहुत ही कम आते हैं। गैस तापमापी जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन इत्यादि इसमें भरा रहता है। हाइड्रोजन भी प्रयोग कर सकते हैं, हीलियम भी प्रयोग कर सकते हैं, और नाइट्रोजन भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए, गैस तापमापी में किन गैसों का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। क्वेश्चन सीधा कहेगा, गैस तापमापी में किसका प्रयोग? हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। कहेगा ठंडे प्रदेशों में तापमापी में किसका प्रयोग होता है? ठंडे प्रदेशों में तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग होता है, पारे का प्रयोग नहीं होता है।
आगे बढ़ जाए। अब बच गया कौन सा, ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। अब बच गया ठोस थर्मामीटर। देखिए ठोस थर्मामीटर में ऐसे किसी न किसी सॉलिड का प्रयोग करते हैं, जैसे कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं, प्लेटिनम का प्रयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं, कई सी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। प्लेटिनम का प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं इसमें, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम जो होता है ना स्टील की तरह दिखता है। देखिए ये समझ जाइए कि प्लेटिनम है, देखिए ऐसा ही दिखता है प्लेटिनम। अब बड़ी महंगा मिलता है, सोचा सोना से भी महंगा मिलता है, इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। प्लेटिनम को क्या कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं। आजकल अंगूठी जो होता है प्लेटिनम का आ गया। आप लोग की जब शादी ब्याह होगी तो अगर आपको पत्नी घुसिया जाए तो उसको स्टील का अंगूठी दे दीजिएगा और हल्ला कर दीजिएगा प्लेटिनम का लाए हैं। अगर सोने की अंगूठी 10,000 की है तो प्लेटिनम की अंगूठी 25,000 की आएगी, बहुत महंगी होती है। स्टील का देके आप कर दीजिएगा प्लेटिनम की है। लेकिन अगर कहीं जो केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ ले होगी तो फिर समझ जाइए घुसियाई के साथ साथ कुछ और 2-3 लतियाइयों देगी आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ठोस थर्मामीटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम का। किसका प्रयोग करेंगे, प्लेटिनम का। कहेगा प्लेटिनम तापमापी में, प्लेटिनम तापमापी में किसका प्रयोग होता है, तो नॉर्मली बात है भाई किसका प्रयोग होगा, प्लेटिनम का ही प्रयोग होता है। ये बहुत हैवी टेम्परेचर को नापता है। इतना याद रखिएगा कि ठोस थर्मामीटर का प्रयोग छोटे मोटे टेम्परेचर को नापने के लिए नहीं होता है, ये बहुत लंबे टेम्परेचर को नापता है, 1200 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत लंबे लंबे टेम्परेचर को क्या करता है, नापता है। 1200 डिग्री सेल्सियस को क्या करेगा, नाप देता है यहाँ पर। इसके अलावा होता है आपका तांबा, कॉपर बोलते हैं, तांबा प्लस एल्युमिनियम। तांबा प्लस एल्युमिनियम को जब मिला देते हैं तो इसे कहते हैं ताप युग्म। क्या कहेंगे, ताप युग्म। देखिए कॉपर प्लस एल्युमिनियम जब इन दोनों को मिला देते हैं तो इसे कहते हैं ताप युग्म। क्या कहेंगे, ताप युग्म कहेंगे। ये भी टेम्परेचर को बहुत लंबे हाई टेम्परेचर को नापता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर को। तो इतना याद रखिएगा कि सॉलिड थर्मामीटर का प्रयोग हमेशा हाई टेम्परेचर को नापने करता है, जैसे 1200 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जितने हाई टेम्परेचर नापने के लिए होता है वो किसमें प्रयोग होता है, ठोस थर्मामीटर में प्रयोग होता है। अब जैसे इसी में देख लीजिएगा उत्ताप मापी या पाइरोमीटर, पाइरोमीटर हिंदी में कहते हैं उत्ताप मापी। उत्ताप मापी, उत्ताप मापी का टेम्परेचर मापने की क्षमता अनंत होती है। उत्ताप मापी सबसे खतरनाक होता है। ये सबसे पहले कहेगा कि हम कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस से नापना चालू करेंगे। यानी अगर किसी चीज का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम है ये नपबे नहीं करता है, और 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर अनंत टेम्परेचर को नापता है पाइरोमीटर। अंग्रेजी में कहते हैं पाइरोमीटर, हिंदी में कहते हैं उत्ताप मापी। तो आपको सीधा से एक सवाल पूछेगा, तापमापी में कितने चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, तो द्रव, गैस और तथा ठोस में। नॉर्मली किसका प्रयोग किया जाता है, लिक्विड का। लिक्विड में भी किसका, पारा का। लेकिन ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल का। ये जो होता है गैस तापमापी, बहुत ही कम टेम्परेचर को नापने के लिए गैस तापमापी का प्रयोग करते हैं। -200 डिग्री सेल्सियस नाप देता है। बहुत ही कम टेम्परेचर को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गैस तापमापी का प्रयोग करते हैं। बहुत ही हाई टेम्परेचर को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठोस तापमापी का प्रयोग करते हैं। किसका, ठोस तापमापी का प्रयोग करेंगे। प्लेटिनम तापमापी 1200 से 1800 डिग्री सेल्सियस नाप देता है। ताप युग्म तापमापी में अल्युमिनियम और कॉपर, अल्युमिनियम और कॉपर दो चीजों का प्रयोग होता है, नाम ही है इसमें ताप युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, तो कॉपर और अल्युमिनियम का प्रयोग होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर नापता है, सूर्य का तापमान नापता है कौन, पाइरोमीटर। सर्वाधिक तापमान कौन नाप सकता है, पाइरोमीटर नाप सकता है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, उत्ताप मापी। लेकिन इसकी खराबी देख रहे हैं ना, आप इसे बुखार नापने जाइएगा भगा देगा आपको, कहेगा सूरत नहीं। कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस पे तो हम स्टार्ट होते हैं। समझा कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल की जगह किसका प्रयोग, सॉरी लेता हूं आंसर बता दी। ठंडे प्रदेशों में पारा की जगह अल्कोहल का प्रयोग होता है, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में पारा की जगह अल्कोहल का प्रयोग होता है। आगे बढ़ जाए, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल का प्रयोग होता है। बताइए बहुत ही कम तापमान को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। बहुत कम टेम्परेचर नापने के लिए सॉलिड लिक्विड गैस। बहुत ही कम टेम्परेचर को नापेगा सॉलिड लिक्विड गैस, वेरी गुड। बहुत हाई टेम्परेचर को नापेगा, बहुत हाई टेम्परेचर को नापता है सॉलिड यानी ठोस तापमापी, वेरी गुड। ठोस तापमापी प्रयोग करते हैं इसका। पाइरोमीटर जो होता है, हाँ वेरी गुड। पाइरोमीटर जो होता है उसमें किसी वस्तु को क्या टच में लाया जाता है। देखिए पाइरोमीटर की एक विशेषता है, बिना टच में लाए हुए वो टेम्परेचर को नाप सकता है। सूर्य का तापमान किससे नापते हैं, पाइरोमीटर से नापते हैं। सूर्य का तापमान पाइरोमीटर से नापा जाता है। सूर्य का तापमान पाइरोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, सूर्य का तापमान पाइरोमीटर से नापा जाता है। आप सबको तापमापी में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, लाइव वाले लोग में दिक्कत है तो बताया जाए। किसी को पाइरोमीटर से दिक्कत है तो नो सर, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं किस पर, विशिष्ट उष्मा पर, स्पेसिफिक हीट। अंग्रेजी में विशिष्ट उष्मा को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। स्पेसिफिक हीट, तापमापी से तो सवाल आप बता ही सकते हैं। अब हम लोग को देखना है क्या चीज है, विशिष्ट उष्मा। ये बहुत जरूरी चीज है विशिष्ट उष्मा।
गधा एगो कह रहा है कि सर क्लास कब से स्टार्ट होगा? आज को तारीख है रे घोंचू कहीं का? बदे कह रहा है क्लासवा कौ तारीख से स्टार्ट होगा? हम हारमोनियम बजा रहे हैं यहाँ बैठ के, क्लास स्टार्ट है। चलिए देखिए, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा को अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट उष्मा क्या होती है? ध्यान से देखिएगा, विशिष्ट उष्मा और उष्माधारिता में बहुत छोटा सा का अंतर है। छोटा सा अंतर किस बात का है? तो सुनिए ध्यान से। अगर किसी वस्तु के 1 ग्राम को काटते हैं, जैसे ये पेन है, इसका हम 1 ग्राम काट लेते हैं, इस कटे हुए 1 ग्राम को अगर हम गर्म करेंगे तो इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में 1 ग्राम मात्रा, मात्रा कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा, टोटल मात्रा नहीं, कितना? 1 ग्राम। 1 ग्राम मात्रा का तापमान, कितना तापमान बढ़ाना है? तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो किसी भी, ध्यान से समझो, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा कहेंगे। तो आप बताइए विशिष्ट उष्मा क्या कहलाएगा? हम पूरे बॉडी का टेम्परेचर गर्म करते हैं विशिष्ट उष्मा में कि उसके 1 ग्राम मात्रा की? बताइए। विवेक कुमार गुप्ता रे घोंचू कहीं का कह रहा रिकॉर्डेड वीडियो है। ऐसा ऐसा सब पड़ोसी सबको क्या बोले हम? 8:33 हो रहा है, मन करता है इन सबको गरिया दे कबो कबो। सबको पढ़ाई से ज्यादा ही मतलब रहता है रिकॉर्डेड है कि लाइव है। 1 ग्राम टेम्परेचर को रखते हैं। कुछ कुछ ससुरन को मन करता है ना भगा दे एप्लीकेशन पे से, ब्लॉक करते करते थक गए। इन सबको हम नहीं समझ में आता है कि माँ बाप का पैसा बर्बाद क्यों करता है। सबका रिजल्ट नहीं होता है बाबू, हम आपको कितनी बार कहें, सबका रिजल्ट होता ही नहीं है। रेस में सारे घोड़े नहीं जीतते हैं। सुबह सुबह दिमाग खराब कर देता है इन गधों को। इंसान ये टॉपिक छोड़ के पहले ये बिलीव कराए कि देखो घोचुओ, ये क्लास जो है ना रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। पता नहीं, माँ बाप भी कम से कम इतना तो दिमाग दे ही देना चाहिए कि बाबू पढ़ाई करो। अच्छा ये बताओ, अगर रिकॉर्डेड रहता तो क्या इसमें तापमापी की जगह क्या कहते हैं कि ठंडे प्रदेश में अल्कोहल की जगह पारा होता है? आगे देखिए, नीतू कुमारी कह रही है कि बाकी सब कुछ समझ में आता है, फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आप पहले से मान चुकी हैं कि फिजिक्स में दिक्कत होता है। जैसे हम पहले से मान चुके हैं कि हमसे खाना नहीं बनेगा, जाते हैं बनाने तो सुझा झोंस जाता है सब चीज, मैगियो गियो जला देते हैं। तो जब आप पहले से मान ली है ना तो वो चीज कभी नहीं हो सकता। चलिए ध्यान से देखें, 1 ग्राम मात्रा को, कितने ग्राम मात्रा को? 1 ग्राम मात्रा के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा। अब बात करते हैं उष्माधारिता। क्या चीज? उष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी, उष्माधारिता, धारिता। देखिए इसमें ना 1 ग्राम टेम्परेचर इसमें भी बढ़ाया जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस इसमें भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें मात्रा जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। मात्रा की जगह पे इसमें पूरा पदार्थ होता है, मात्रा फिक्स नहीं होती है। जैसे देखिए, अगर इस कलम के एक टुकड़े को काटे जो 1 ग्राम का हो, अगर इस कलम के 1 ग्राम टुकड़े का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो उसे विशिष्ट उष्मा, और पूरा का पूरा कलम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बनाए तो उसे कहते हैं उष्माधारिता। क्या कहेंगे? उष्माधारिता। जैसे देखिए, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर या आपका नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री होता है फॉरेनहाइट में, 98.6 होता है, बट कैलकुलेशन टेढ़ा ना हो इसलिए हम मानते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना होता है? 98 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर हम इसे 98 से 99 करते हैं तो ये पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, न कि बुखार किसी एक जगह बढ़ता है। समझना? क्या ऐसा थोड़ी होता है कि दाहिना हाथ पे बुखार है बायां हाथ पे नहीं है। तो जब कभी पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो उसे कहते हैं उष्माधारिता, और जबकि उसके एक छोटे से हिस्से का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसे कहते हैं हम लोग विशिष्ट उष्मा। दोनों में अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। बताइए, अब जरा हम आपसे पूछते हैं, ये कोई छड़ है,
इसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, एक क्षण के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए। इसमें विशिष्ट उष्मा चाहिए या उष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट या थर्मल कैपेसिटी। इस क्षण के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उष्माधारिता, हाँ कई को विशिष्ट उष्मा कह रहा है सब, उष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी उष्माधारिता हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी में कह दें कि इसके एक टुकड़ा जो 1 ग्राम का है, बताइए इसके एक टुकड़े को गर्म करने के लिए जो उष्मा चाहिए उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा। क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उष्माधारिता और विशिष्ट उष्मा दोनों भी सेम चीज है, मतलब सेम चीज नहीं है यार, बात समझो। आप फिजिक्स आपको दोस्त की तरह पढ़ो, मतलब फिजिक्स को अपना साथी बना लो, बहुत इजी सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। अगर हम कहेंगे कि विशिष्ट उष्मा, क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा तो ये कितने ग्राम के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है? 1 ग्राम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर कहेंगे उष्माधारिता यानी थर्मल कैपेसिटी, उष्माधारिता ये पूरी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, पूरी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, चलिए। विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी। और उष्माधारिता का फॉर्मूला होता है Q बराबर m इंटू एल, ml। ये तो गुप्त उष्मा का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? गुप्त उष्मा का। तो विशिष्ट उष्मा क्या होती है? पूरी मात्रा होती है, पूरी फुल बॉडी हो जाती है। अब हमें विशिष्ट उष्मा को डिटेल से पढ़ना है। वापस आते हैं हम अपने किस टॉपिक पर? विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला बता सकते हैं? विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला अभी आगे न्यूमेरिकल जब पढ़ाएंगे तब उसका फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, बिना न्यूमेरिकल उसकी कोई जरूरत नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। पटना में बाबू बारिश हर जगह हो रहा है, थोड़ा बहुत बारिश कमोबेश हर जगह हो रहा है। तो बारिश में आप लोग भीगेंगे नहीं, छाता लगा के आइए, लेकिन क्लास आइए, क्लास कीजिए। बहुत लोगों के गाँवों में बारिश हो रहा है, पटना में भी, हर जगह में भी बारिश का सीजन आ ही गया है। देखिए विशिष्ट उष्मा क्या कहता है कि 1 ग्राम टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बाद किसकी होती है? जल की। जल के बाद किसकी होती है? पारा की होती है। और जल का ठीक आधा किसका होता है? बर्फ का होता है। तो ये विशिष्ट उष्मा होती है। विशिष्ट उष्मा से फायदा क्या होता है? देखिए अगर विशिष्ट उष्मा बहुत ज्यादा है तो वो चीज जल्दी गर्म नहीं होगी, और विशिष्ट उष्मा अगर ज्यादा है तो ना ससुरा जल्दी गर्म होगा और ना ही वो जल्दी ठंडा होगा। तो विशिष्ट उष्मा की एक खासियत ये है कि वो जल्दी गर्म नहीं होता है और ना ही वो जल्दी ठंडा होता है। तो देखिए हाइड्रोजन हम लोग को तो यूज में आता नहीं है, हम लोग के यूज में क्या आता है? जल। हम लोग आए दिन अपने दैनिक जीवन में जल का प्रयोग करते हैं। तो जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ही ज्यादा होती है, जल की विशिष्ट उष्मा बहुत ही ज्यादा होती है। हालांकि सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा ही नहीं होगा। लेकिन हमारे डेली लाइफ में हाइड्रोजन का यूज नहीं होता है। हमारी डेली लाइफ में हाइड्रोजन का यूज की जगह पे हम लोग जल का यूज करते हैं। और आप सबको पता है कि विशिष्ट उष्मा की क्वालिटी ही होती है कि वो चीजों को जल्दी गर्म होने नहीं देता है। चीजें जल्दी गर्म नहीं होती है और ना ही जल्दी ठंडी होती है। यानी पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। और गर्म हो गया तो ससुरा जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। तो पानी की एक विशेषता होती है, जल्दी वो गर्म नहीं होता है। इसलिए जनरेटर वगैरह में देखिएगा तो जनरेटर में एक साइड में इस तरह से लगा होता है, देखिएगा, जिसमें आदमी पानी भरता है। जनरेटर के साइड में रेडिएटर होता है। रेडिएटर में क्या भर देता है? जल भर देता है। क्या भर देता है? जल। आप बताइए रेडिएटर में जल क्यों भरा जाता है? क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है, वह जल्दी गर्म नहीं होता है। रेडिएटर में जल भरने का कारण क्या है? उसकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है, वो जल्दी गर्म नहीं होता है। लेकिन ससुरा गर्म हो गया तो ठंडा भी नहीं होता है, गर्म हो गया तो ठंडा नहीं होता है। इसीलिए आप देखिएगा जो बूढ़े लोग होते हैं जिनका ऑपरेशन वगैरह हुआ रहता है या शरीर में दर्द रहता है या सेकाई करना रहता है, तो एक बोतल में पानी गर्म करके सेक देते हैं।
देखिएगा, या फिर उनका एक सेकने वाला पॉट ही आता है, उसमें पनिया गर्म करके भर दिया जाता है और उससे अपना पीठ उठ सेकते रहता है लोग। बुढ़ौती में बड़ी सेकना रहता है। रीजन क्या है, उसमें जल इसलिए भरा जाता है कि जल की विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा होती है। वो गर्म तो हो गया, अब जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो एक बार पानी गर्म करके उसमें भर दीजिएगा, आधा घंटा तक आराम से सेक लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आधा घंटा तक सेक लेंगे। आगे बढ़ जाए। सर हम गेहूं बेच के आपका क्लास परचेज किए। यार 200 रुपए के लिए तुमको गेहूं बेचना पड़ा? हाँ, हमसे सस्ता क्लास दुनिया में न दे पाएगा कोई। चलिए अब ध्यान दीजिए, हॉट बैग बोलते हैं उसको, हॉट बैग बोलते हैं। हाँ बोलते होंगे, सीबीएसई बोर्ड वाला है उसको हॉट बैग। पनिया भर के उसको बंद कर दिया। देहात में हॉट बॉल बैग कौन सी प्रयोग होता है? बोतल में पानी भर के आदमियों को सेक लेता है। हो गया। तो बताइए, विशिष्ट उष्मा जल्दी गर्म होगी? नहीं। जल्दी ठंडा होगी? नहीं। पानी से जुड़ा ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। इसी वजह से आप देखिएगा, जो शहर समुद्र के किनारे होते हैं, जैसे कोई शहर जैसे मुंबई है समुद्र के किनारे है, आपका गोवा है समुद्र के किनारे है, चेन्नई समुद्र के किनारे है, तो इनके आगे क्या होता है, समुद्र में जल भरा होता है। पूरा का पूरा समुद्र में क्या है? जल। अब आप बताइए, जल की विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है कि कम होती है? जल की विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है। अब इस वजह से पानी ना बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। यही वजह है कि मुंबई जैसे शहर में गर्मी के दिन में पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है और ठंडी के दिन में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता है। तो जो शहर समुद्र के किनारे होते हैं, दिन में वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाते हैं और रात में वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाते हैं। इसलिए देखिएगा, आप जब कभी मैच होगा मुंबई में ना, वानखेड़े स्टेडियम वगैरह, जो मुंबई में कई सारे मैच वगैरह होते हैं, तो उस मैच में देखिएगा, ठंड के दिन में आप अपने घर में रजाई में मैच देखते हैं और जबकि वहां पर हाफ स्वेटर पे मैच खेलते रहता है सब। तो ठंड, समुद्र के किनारे वाले प्रदेश में न ज्यादा गर्मी पड़ता है न ज्यादा ठंडा पड़ता है। इसका भी रीजन एग्जाम में पूछेगा तो कहेगा कि समुद्र के किनारे वाले देश का, शहर का तापमान बराबर रहता है। क्यों? तो जल की विशिष्ट उष्मा के कारण न जल्दी वो गर्म होता है और ना ही जल्दी वो ठंडा होता है। इसका ठीक उल्टा होता है बालू। बालू बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा, कोटा वगैरह जैसे शहर है, वहां पर दिन में भयानक गर्मी पड़ती है, बाप रे बाप, और रात में भयानक ठंडा पड़ने लगता है। रेगिस्तानी क्षेत्र की यह खराबी होती है, दिन में भयानक गर्मी और रात में भयानक ठंडा पड़ने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिन में भयानक गर्मी और रात में भयानक ठंडा पड़ने लगता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चैट बंद कर देंगे बाबू आप लोग का। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर एक से एक घोंचू होता है सब। चलिए ध्यान दीजिए, विशिष्ट उष्मा समझ में आ गया? विशिष्ट उष्मा ना किसी चीज को जल्दी गर्म करने देगा, ना ही किसी चीज को ठंडा करने देगा, ना ही किसी चीज को ठंडा करने देगा। रेडिएटर में पानी कहाँ क्यों भरते हैं? क्योंकि रेडिएटर में जल भरेंगे, जल जल्दी ठंडा नहीं होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है। लेकिन एक बात बता बाबू, अगर हमारा जनरेटर जम्मू कश्मीर में है, हमारा जनरेटर जम्मू कश्मीर में है, अब ससुरा जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर हो जाता है -15 डिग्री सेल्सियस, सियाचिन का तो हो जाता है -55 डिग्री सेल्सियस। अब आप रेडिएटर में पानी भरने जाइएगा ना तो सिर्फ पानी जम जाएगा। अब बताओ, जनरेटर चालू ही नहीं होगा, पानी जम जाएगा। तो ठंडे प्रदेश में रेडिएटर में पानी भरने के साथ एक और समस्या ये हो जाती है कि रेडिएटर का पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। रेडिएटर का पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। जिस वजह से इस जल में एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल,
क्या मिलाएंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में, किस प्रदेश में? ठंडे प्रदेशों में जल जम ना जाए इसलिए रेडिएटर में क्या मिला देते हैं? ये एंटी फ्रीजिंग जो जमने नहीं देता है, एंटी फ्रीजिंग मिला देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल। एंटी फ्रीजिंग को क्या कहा जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। ये यहाँ नहीं मिलाया जाएगा, जो वहां मिलाया जाएगा जहां बर्फ जमने की संभावना रहती है। विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो हाइड्रोजन की होती है। देखिए आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? तो जल की विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस, 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस। पारे की विशिष्ट उष्मा 1/2 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये 2 ठो आपके न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। जल की विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस, और बर्फ की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? आधा। जल का विशिष्ट उष्मा 1, बर्फ का विशिष्ट उष्मा आधा। ये आपको न्यूमेरिकल बनाने के काम में आएगा, अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इसका न्यूमेरिकल काफी इजी होता है, लेकिन गुप्त उष्मा का न्यूमेरिकल बहुत ही टफ होता है। चलिए देखते हैं कैसे टफ होता है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन बताइए, समुद्र के किनारे वाले शहर ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा क्यों नहीं होते हैं? बताया जाए। वेरी गुड, क्योंकि जल के किनारे होते हैं, जल का विशिष्ट उष्मा ज्यादा होता है, विशिष्ट उष्मा के कारण। आगे बताएंगे, ठंडे प्रदेशों में पारा के जगह पे अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? -39 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। ठंडे प्रदेशों में इंजन के रेडिएटर में पानी जम न जाए इसके लिए एंटी फ्रीजिंग मिलाते हैं। एंटी फ्रीजिंग के रूप में किसे मिलाया जाता है? एंटी फ्रीजिंग के रूप में किसे मिलाया जाता है? -39 होता है जी, गधा कहीं का 39 को आ रहा है। एंटी फ्रीजिंग के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है। चलिए अब ध्यान से समझिए, विशिष्ट उष्मा का काम क्या होता है? टेम्परेचर को चेंज करना। टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने में किसका प्रयोग होता है? विशिष्ट उष्मा का प्रयोग होता है। Q बराबर ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी, यह विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला होता है। विशिष्ट उष्मा का काम क्या है? टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना। जैसे कह देगा क्वेश्चन में आपको कि 40 ग्राम जल, कितना ग्राम जल? 40 ग्राम जल के तापमान को, 40 ग्राम जल के तापमान को कितना बढ़ाना है? 80 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 90 डिग्री सेल्सियस करने में किस उष्मा की आवश्यकता है? किस उष्मा की कितनी आवश्यकता है? आप बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए किस उष्मा की जरूरत है? तो इसमें आंसर सीधा हो जाएगा विशिष्ट उष्मा। ध्यान से समझिए, कह रहा है किस उष्मा की जरूरत है और कितनी जरूरत है। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि आपको जरूरत किस उष्मा की है? तो जरूरत है विशिष्ट उष्मा की। जरूरत किसकी है?
कह रहा है किस ऊष्मा की कितनी आवश्यकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने और टेम्परेचर घटाने के लिए किस ऊष्मा की जरूरत होती है? विशिष्ट ऊष्मा की। तो आंसर सीधा हो जाएगा पहला की विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता है। अब आप बताइए विशिष्ट ऊष्मा की फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर ms डेल्टा टी। m मतलब क्या होता है? मास। कितनी मात्रा में मास है? तो 40 ग्राम है। मास की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 40। अब आप बताइए विशिष्ट ऊष्मा, S मतलब क्या हो जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा कहीं दिया ही नहीं। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या मैं मिस्टर विपिन कुमार के साथ बात कर रही हूँ? नहीं, विपिन कुमार मेरा भाई हुआ। क्या हुआ? ठीक है सर, ये सिम कार्ड इसके नाम पे ही है ना? क्या हुआ? ये सिम कार्ड उसके नाम पे ही है ना सर? हाँ हाँ। ठीक है सर, मेरा नाम है आशा। मैं जियो सर्विस एक्सपीरियंस टीम के द्वारा आपके साथ बात कर रही हूँ। जी बोलिए। सर आप कंप्लेन किए थे ना सर, आपको इंटरनेट स्लो आ रहे करके, जी हाँ। इसीलिए कॉल की गए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ ये सही वक्त है आपके साथ बात करने के लिए? क्या हुआ? क्या मैं जान सकती हूँ ये सही वक्त है आपके साथ बात करने के लिए? सही बात किससे बात करेंगे? क्या मैं जान सकती हूँ सर ये सही वक्त है आपके साथ बात करने के लिए? हाँ है सही बात, बोलिए।